बढ़िया चलेगा मामला। अब हमारा पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है। छोटा सा टॉपिक हमारा पोटेंशियल से एक इक्को पोटेंशियल सरफेस का बचा है, तो वो आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। एक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स वाला पार्ट बचा है, तो ये भी वैसे हमने जितनी क्लासेस अभी तक करी हैं उसके अंदर हम सारी क्लासेस में इसका जो अलग अलग इसके अंदर टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं। बट ठीक है, एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम कवर कर लेंगे, ताकि सारी प्रॉपर्टीज आपके पास रिटन फॉर्म में भी रहे। फिर अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। सो इस चैप्टर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो कैपेसिटेंस वाला टॉपिक बहुत जरूरी है, और यूजुअली कैपेसिटेंस के टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, एलसीआर सर्किट्स जो होते हैं, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी पढ़ लेंगे, बाद में हम कॉइल्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, तो कभी कभी जो क्वेश्चन होता है वो इन सबका कॉम्बिनेशन से भी आप लोगों के पास पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है वो बहुत जरूरी है, इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे पक्का ही बनते हैं आपके जेईई के पेपर में। और इसी से रिलेटेड हम चीजें पढ़ेंगे कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस का क्या मतलब है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस होते हैं, क्या मतलब है इन सब चीजों का। ये सारी चीजें बेसिक इंट्रोडक्शन आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली जो चीज हम पढ़ना चाहते हैं वो है इक्को पोटेंशियल सरफेस। तो नाम से समझ में आ रहा है इक्को पोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब लग रहा है? इक्वी पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा इसकी डेफिनेशन भी यही है, दैट एनी सरफेस, दिस इज हाउ वी डिफाइन इट, एनी सरफेस ओवर विच, एनी सरफेस ओवर विच the electric potential is same, any surface over which the electric potential is same, the electric potential is same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, नाम में ही इसका मतलब भी छुपा हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल का मतलब ही होता है इक्वल पोटेंशियल। तो जौन सी भी सरफेस अगर आप ड्रॉ कर रहे हो उस पर अगर आपका पोटेंशियल सेम है तो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लो, इलस्ट्रेशन लिख लो, कुछ भी लिख लो, एग्जाम्पल ले लो। कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू। तो पॉइंट चार्ज क्यू के लिए पोटेंशियल क्या होता है बेटा किसी भी डिस्टेंस पे? वेरी गुड, पोटेंशियल हम रिप्रेजेंट करते हैं के क्यू बाई आर पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट चार्ज है, लेट मी मेक माय पॉइंट चार्ज लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा कुछ पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मेरा। तो इसमें फील्ड लाइंस तो मैं कुछ ऐसे बना सकती हूँ, है ना, फील्ड लाइंस को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो बच्चों को आती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर फॉर पोटेंशियल टू बी द सेम आर शुड बी द सेम, है ना। इफ आर इज कांस्टेंट, if R is constant, then potential will be constant. Then potential is constant. तो बेटा R constant होने का क्या मतलब है कि मैं सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ एक, यस मैम, है ना, आई कैन ड्रॉ अ सर्कल। तो ये जो व्हाइट कलर का सर्कल मैंने ड्रॉ किया ये मेरी एक इक्को पोटेंशियल की सरफेस रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन इक्को पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी ये जो सरफेस है इस पे मेरा पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, सिमिलरली इफ आई ड्रॉ अनदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल that will also represent an equipotential surface. I can draw another concentric circle. ये तो स्फीयर भी हो सकता है ना, उसमें भी तो रेडियस कांस्टेंट आएगा। हाँ, तो क्या हो गया, तो स्फीयर के लिए भी वैसी ही बनेंगी। ठीक है, तो ये 3D में अगर इमेजिन करोगे तो आपका कॉन्सेंट्रिक शेल ही आएगा ना एक तरीके से। अगर आप कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस अगर 3D में इमेजिन करो, सो यू आर गेटिंग अ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होगी, राइट। तो वो जो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स टाइप की सरफेस है, क्योंकि 3 डायमेंशन में होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खाली हमारे पेपर के प्लेन में थोड़ी होती है, सारी की सारी डायमेंशन की होती है ना बेटा। तो ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, एंड दिस व्हाइट पार्ट विल रिप्रेजेंट योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम, ठीक है, तो ये तो चलो हमारे पास सिंगल चार्ज के लिए हो गया, तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि हाँ प्रॉपर्टीज क्या है ये हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज थोड़ी सी इसकी जो प्रॉपर्टी, मतलब ये जो इसका मतलब था वो हमें समझ में आया। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वील कवर आर सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो वो जीरो आएगा, है ना। जब पोटेंशियल सेम है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो इफ आई एम टेकिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इट विल कम आउट टू बी जीरो। ठीक है, सो ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, या फिर ऐसे ऑन एन नहीं लिखते,
हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, आप लोगों के ग्रुप में मैंने शायद कुछ नोट्स भी भेजे थे ना? Yes, ma'am. ठीक है, वो Yes, अच्छे ma'am. नोट्स हैं, वो यूज कर लेना। और भी थोड़े से नोट्स और क्वेश्चंस मैं भेज दूंगी एक बार ये टॉपिक पूरा हो जाए तो, या फिर भेज ही देती हूँ, एटलीस्ट पहले के टॉपिक को आप रेफर कर सकते हो। और फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना बच्चों, फॉर्मूला शीट बनाना बड़ा जरूरी है। फॉर्मूला शीट नहीं बनाओगे तो नहीं होएगा, पेपर ही मतलब पेपर तो चलो हो रहा है, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, बट फॉर्मूला शीट से चीजें आसान हो जाएंगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। भाई सेम पोटेंशियल पे है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में था कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसका रीजन यही है कि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगेन दो डायरेक्शन आ जाएंगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है। और ऐसा नहीं हो सकता कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपके पास आ रही हो जहां पर आपका सेम पोटेंशियल जा रहा हो, राइट? Yes, ma'am. द थर्ड पॉइंट इज कि अब बेटा सपोज आपके पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरीके का कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो इस केस में हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल क्या होता है आपका, E मल्टीप्लाइड बाय डी, है ना? Yes, ma'am. पोटेंशियल जो होता है हमारा E मल्टीप्लाइड बाय डी होता है, वेयर D इज द डिस्टेंस टेकन अलोंग द फील्ड। D वो डिस्टेंस है जो हम फील्ड के अलोंग लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर मतलब अगर मैं ये वाली लाइन पे चलूं तो पोटेंशियल सेम आएगा, यस है ना? सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इन दिस केस। ठीक है, ये मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखा रही है ना, क्योंकि वर्क डन भी 0 आएगा। और अगर परपेंडिकुलर पे मैं बना रही हूँ, सो आई कैन सी दैट इन दिस केस दीज सरफेसेस विल बी इक्विपोटेंशियल, राइट? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो ये खाली इस चीज के लिए ट्रू नहीं है, ये हर चीज के लिए ट्रू है। ये यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पर भी है उसके परपेंडिकुलर आ रही है मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 है अगर आप ये येलो व्हाइट लाइन पे मूव कर रहे हो तो, है ना? देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इफ यू आर मूविंग अलोंग द इक्विपोटेंशियल लाइन। तो इसका मतलब यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, तो वर्क डन भी 0 होगा, राइट? सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 when a test charge moves along the equipotential surface, when a test charge moves along the equipotential surface, when a test charge moves along the equipotential surface। तो इसका मतलब यही है कि भाई अगर वर्क डन 0 है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? Yes, ma'am. this tells us that force भी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इस चीज का क्या मतलब हुआ? इस चीज का यही मतलब हुआ कि हमेशा जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो यू कैन राइट दिस डाउन, फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस are mutually perpendicular, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, are mutually perpendicular। ठीक है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको फील्ड लाइन पता है तो आप उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर सकते हो। इज दिस ओके बच्चों? Yes, Yes, ma'am. डाउन ma'am. कर लिया, आगे चलूं? Yes, ma'am. मैम एक चीज पुट कर हाँ, एक बार नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब लोग नोट डाउन कर लो यार। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारी प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद थोड़ी सी जो अलग अलग सरफेसेस होती हैं, थोड़े से जो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उसके लिए भी मैं आप लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखा दूंगी कि किस तरीके की इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल है जो बन सकती है। मैम डन। एंड चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
So now we will discuss some different charge distributions. ठीक है, अब हम यही बात करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे बन सकती है. Equipotential surfaces for charge distributions. अलग अलग थोड़ी सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जो आपकी पूछी जा सकती हैं वो कंसिडर कर लेते हैं. तो सबसे पहली तो सबसे सिंपल है पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज के लिए तो हमने देख ही लिया. तो पॉइंट चार्ज के लिए आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होती है. इक्विपोटेंशियल सरफेस आर family of concentric spheres. Family of concentric spheres. ठीक है, spheres क्योंकि 3D में हम family of concentric spheres. तो बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज है आपके पास तो दोनों को अलग अलग से मार्क कर देती हूँ. अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये मेरा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनता है. ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा बट ठीक है. और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपका जो फील्ड लाइन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसकी तरफ जाता हुआ बनता है. दोनों केसेस में आपकी जो पोटेंशियल आती है वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का ही फॉर्म होता है. ठीक है, इन ऑल केसेस पोटेंशियल इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ओनली. दोनों केसेस में आता वही है. अब थोड़ा स्फीयर गंदे बन रहे हैं मेरे बट ठीक है, आप सब मत जाना. एक ये वाला फिर से बना देता है. मैं बोलता हूँ स्फीयर बनाने की इतनी प्रैक्टिस हो गई है मेरी. बस इसमें एक चीज जो अलग होती है वो ये होती है कि यहाँ पर जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होएगा. ठीक है, यहाँ पर आप जैसे जैसे दूर जाते हो वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता है. तो अगर ये वाली मेरी सपोज 40 वोल्ट्स रिप्रेजेंट कर रही है देन दिस वन रिप्रेजेंट्स 30 वोल्ट्स, दिस वन रिप्रेजेंट्स 20 वोल्ट्स. हियर द मामला इज अ लिटिल डिफरेंट. यहाँ पर जैसे जैसे हम पास आते हैं वैसे वैसे हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कम होता रहता है. मतलब यहाँ पर आपका जो फर्दर पॉइंट है उस पर पोटेंशियल ज्यादा होता है. देन यू विल कम हियर 30 वोल्ट्स आएगा कुछ, यहाँ पे और आओगे तो कुछ 20 वोल्ट्स आएगा. क्योंकि नेगेटिव वाली चीज आ जाती है तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होता है वो आपको पता है कि इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड. सो दैट इज व्हाई इन दिस सिचुएशन ऑपोजिट इज हैपनिंग. इज दिस ओके गाइस? Yes, ma'am. मैम ये नेगेटिव वाला डिक्रीज कैसे हो रहा है? बेटा क्योंकि यहाँ पर अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ऑपोजिट हो गई है ना. तो एक चीज आप लोगों को याद है, आप लोगों ने ये भी चीज पढ़ी थी हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीजेस. इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस. वी स्टडीड दैट. तो वही तो हो रहा है. इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस पढ़ा था ना हमने. तो वही यहाँ पर हो रहा है. अगर मैं यहाँ पर भी मानूं तो यहाँ पर भी यही होगा कि अगर ये वाली लाइन 40 वोल्ट की है, ये 30 वोल्ट की होगी, ये 20 वोल्ट की होगी. ये खाली एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ मैं. ये नहीं बोल रही कि एग्जैक्ट वैल्यूज यही आएंगी बट पोटेंशियल जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा डिक्रीज होता है. ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. चलो चलो अब आगे चलते हैं. नाउ सपोज यू आर हैविंग टू चार्ज्ड प्लेट्स. हमने दो चार्ज प्लेट्स भी देखी है. सपोज वी हैव टू चार्ज प्लेट्स. सपोज वी हैव टू चार्ज्ड प्लेट्स. ठीक है बेटा, तो चार्ज्ड प्लेट्स में क्या होता है. अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मेरे पास दो चार्ज्ड प्लेट्स हैं, ये मैंने काफी बड़ी बना दी, ठीक है, यही कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे यार. ये देख देख के आप पक जाओगे जब हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे. तो ये मेरी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. आई एम हैविंग पॉजिटिव चार्जेस हियर. ठीक है, एंड आई एम हैविंग नेगेटिव चार्जेस हियर. सो इन दिस केस वी सॉ दैट अगर दोनों का चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है तो इन दैट सिचुएशन बाहर तो आपका कुछ नहीं होगा, है ना. बाहर के केस में तो आपका कुछ फील्ड वगैरह नहीं होगा. अंदर आपका फील्ड एग्जिस्ट करता है एंड इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये आपका अंदर यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करता है. सो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस. तो पोटेंशियल ड्रॉ करूंगी इसके परपेंडिकुलर. माय पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी समवॉट लाइक दिस. इज दिस ओके? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये तो सिंपल Yes, केस आ ma'am. गया चार्ज्ड प्लेट्स का. एक और केस हम कंसिडर कर सकते हैं कि सपोज अब आपके पास लाइन चार्ज है. सपोज यू आर हैविंग अ लाइन चार्ज. सपोज वी हैव अ लाइन चार्ज. सपोज यू मैम आर, उसमें सिलेंड्रिकल बनेंगे. उसमें सिलिंड्रिकल बनेंगे.
ठीक है, लाइन चार्ज के केस में अब सिलिंड्रिकल बनते हैं, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस होता है लाइन चार्ज से वो हम उसके हिसाब से बताते हैं ना कि क्या पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो उसके लिए अब आपका लाइन चार्ज के लिए दे विल बी सिलिंड्रिकल। ठीक है, अगर मेरे पास ये लाइन चार्ज है, ये मेरी पॉजिटिव, सपोज पॉजिटिवली चार्ज लाइन चार्ज है, ठीक है, तो इसके लिए अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है वो आपकी सिलेंडर के फॉर्म में बनेगी। सो दिस विल बी माय इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, 3 डायमेंशनल सिलेंडर इमेजिन कर लेना, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स बन जाएंगे। सो वी विल हैव कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स इन दिस केस। इज दिस ओके? Yes, ma'am. ठीक है, now suppose you are having positive and negative charge, you are having a system consisting of a positive charge and a negative charge। तो बेटा उसके लिए आप ये भी देख लो कि किस तरीके से हमारी फील्ड लाइंस बनती हैं। यहीं पे बना दूं, जगह तो है, पॉजिटिव है और मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। नहीं सपोज दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, सपोज मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, फिर पॉजिटिव उसका भी देख लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस केस में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपल्शन के हिसाब से बनेंगी, है ना। मेरी Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? ऐसे ऐसे, और यहीं से निकलती हुई बनेंगी ना। कुछ इस तरीके से निकल रही है, कुछ ऐसे निकल रही है, कोई ऐसे निकल रही है, कोई ऐसे निकल रही है। वैसे यहाँ पर ऐसे मस्त निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, इस तरीके से बन जाएंगी ना। तो बेटा अगर इसमें थोड़ी सी शेप हमारी कुछ अलग होती है, अगर मैं ड्रॉ करूंगी पोटेंशियल सरफेसेस, तो यहाँ पर जैसे सर्कुलर रहेगा, ठीक है, इनिशियली तो मेरे पास सर्कल आएगा, जब तक ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही तब तक थोड़ा सर्कल आता रहेगा, और जैसे ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्रेक करके हम बनाते हैं, सो वी विल गेट दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, चश्मा होता है ना, इस तरीके से बन गया मामला कि यहाँ पर ऐसे बीच में गोल गोल आ गए और उसके बाद इस तरीके से आ गया। ठीक है, ऐसे डोरेमोन की आंख की तरह ये आपकी पोटेंशियल सरफेस बनेगी। इनिशियली तो चलो इनकी सर्कल सर्कल बन रही है, फिर जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो ये हमारी इस फॉर्म में इक्वो पोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। इज दिस ओके? डायग्राम से क्लियर नहीं हुआ तो इसलिए मैंने थोड़ा साथ में और बना दिया, ताकि आप लोगों को थोड़ा शेप समझ में आ जाए कि हाँ किस तरीके की शेप बन रही है। सेंटर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना फील्ड, तो यहाँ पर अब कुछ कुछ लाइंस होंगी जो ऊपर की साइड पे जाएंगी, यहाँ पर आपका सर्कल नहीं बन सकता ना, फील्ड आपके इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो पोटेंशियल की लाइंस जो है वो इस तरीके से बनेंगी। ठीक है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। ये इक्वो पोटेंशियल सरफेस से इसी तरीके का पूछा जाता है, मतलब कुछ ऐसा कुछ खास नहीं आता। क्लियर है बच्चों? आगे चलूं? Yes, ma'am. यस ठीक है, अब आगे चलेंगे, तो आगे चलोगे तो अब इक्वो पोटेंशियल सरफेस हम उसकी देख लेते हैं। फाइनल जो है हमारी बची हुई इक्वो पोटेंशियल सरफेस, अगर आपके पास 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस की है सपोज, तो उस केस में क्या होगा? फाइनल हमारा यही एग्जांपल बचता है। So now in this situation, what we will have is, we will have, suppose I'm having the negative charge here and I'm having the positive charge here. ठीक है, तो हमारी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ट्राई टू मीट, है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी ना। मैम ये उल्टी नहीं बना दिया आपने, पॉजिटिव टू नेगेटिव हाँ होगी ना? सॉरी, यस मैम। पॉजिटिव टू नेगेटिव बनानी है। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारी फील्ड लाइंस बन गई, इस तरीके से। ऑलराइट, जो ये वाली फील्ड लाइंस हैं वो भी ऐसे 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 निकल रही होंगी, और यहाँ पर वो इस तरीके से आ रही होंगी, जो दूर वाली फील्ड लाइंस भी है। तो इसकी बताओ किस तरीके से बनेगी? कैन यू गाइस गेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगी? हम ओवल शेप में शायद बनेगा कुछ। ठीक है, ओवल शेप बोल रहे हैं बच्चे, बाकी बच्चे ही बताओ। मैम जहाँ चार्जेस के पास में तो मैम स्क्वायर बनेंगे, और मैम एक हाँ। बीच में मिड पॉइंट होता है, वहां पे मैम परपेंडिकुलर बनते हैं।
वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बीच में मिड पॉइंट होता है, तो बीच में एक तरीके से इस केस में क्या हो रहा है कि एक तरीके से आपका जो लाइंस है वो सारी स्ट्रेट हो गई है, राइट? व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इन दिस केस ऑल द लाइंस हैव बिकम अ लिटिल स्ट्रेट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके में अगर हम बनाते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी कौन से कलर से बनाऊं, ग्रीन से बना रही हूँ। तो पहले आपके स्फीयर्स बनते हैं, ठीक है, पहले हमारे पास कुछ इस तरीके के स्फीयर्स आते हैं, फिर ये स्फीयर्स ऐसे बनते हैं कि यहाँ पर थोड़े से क्लोज आ गए और यहाँ से थोड़े से दूर चले गए, जो ये वाला पार्ट है वहां से थोड़े से दूर चले गए। ठीक है, तो इनिशियली स्फीयर बनेंगे, फिर यहाँ से क्लोज है, यहाँ से थोड़े दूर चले गए, यहाँ से क्लोज है, यहाँ से थोड़े दूर चले गए। ठीक है, और बीच में हमारे पास जो होता है, बीच में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, तो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट करती है। इज दिस ओके? ठीक है, तो अगर Yes, आपको ma'am. फील्ड, अगर आपको ये पोटेंशियल वाली जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो ड्रॉ करनी है, तो एक चीज जो आपको अपने, दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज तो यही कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके परपेंडिकुलर बनेंगी, और सेकंड चीज जो आप दिमाग में रखोगे वो ये है कि हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ वो जाते, दे ऑलवेज गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इज दिस ओके नाउ? ठीक है, चलूं आगे? Yes, ma'am. मैम एक सेकंड। Yes, हाँ ma'am. कोई नहीं, इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे। अब ये इतना ही पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आप अपना रीड करना, कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके आगे अपना कंडक्टर वाला पार्ट चलेंगे और फिर कैपेसिटर का पार्ट शुरू करेंगे। कैपेसिटर का हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैम हो गया। हो मैम गया? अगर दो पॉइंट से यहाँ पे मैम एक माइनस के पास एक प्लस के पास, तो मैम कहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगी? फिर से बताओ। मैम अगर जैसे यहाँ पे दो पॉइंट है, एक माइनस वाले चार्ज के पास है और एक पॉजिटिव वाले चार्ज तो के आप पास बताओ मुझे ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है ना, तो यहाँ पर भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे ना बेटा। तो इलेक्ट्रिक मैम, फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव, डिक्रीजिंग पोटेंशियल में होता है ना, यस मैम, है ना। तो पॉजिटिव वाले के पास आपका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, नेगेटिव वाले के पास कम हो जाएगा। और ये चीज आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कैसे। पॉजिटिव वाले से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कितना होगा, के क्यू अपॉन आर पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले की वजह से नेगेटिव के क्यू अपॉन आर पॉजिटिव, आर जो भी उसका डिस्टेंस है वो रहेगा। तो जैसे जैसे आपका जो डिस्टेंस है वो कम होता रहेगा, जैसे जैसे आप नेगेटिव वाले के पास आते रहोगे, वैसे वैसे जो नेगेटिव पोटेंशियल वाला है वो बढ़ता रहेगा ना पार्ट, है ना। इमेजिन कर सकते हो ये चीज कि यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, चार्ज ऑफ पॉजिटिव डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव माइनस चार्ज ऑफ नेगेटिव डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव, है ना बेटा। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस जो है वो मैं कम करती रहूंगी, पॉजिटिव चार्ज से मैं दूर जाती रही, नेगेटिव चार्ज के पास में आती रही, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव टर्म हावी नहीं हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? शांति हो गई यार क्लास में, नहीं समझ में आया? मैम मैम मैं वो क्वेश्चन देख रही थी मैम, उसमें उल्टा आंसर दिया हुआ है मैम, नेगेटिव वाले के पास वाला दिया हुआ है आंसर। चलो एक बार आप मुझे वो क्वेश्चन भेजना फिर बेटा, ठीक है, सेंड मी दैट क्वेश्चन, फिर वहां से मैं एक बार देखती हूँ कि क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से तो क्योंकि फील्ड लाइंस हमारी इस तरीके से है और यहाँ से देखकर भी यहाँ पे हमारा नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। डिक्रीजिंग पोटेंशियल में ही होती है हमारी फील्ड यस लाइंस मैम, में। मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन मैम हाँ, उसमें उल्टा आंसर दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। एक बार बताना मुझे, एक बार क्वेश्चन जो भी है वो मुझे सेंड करना, ठीक है बेटा। हो सकता है कि वहां पे भी टाइपिंग मिस्टेक वगैरह कुछ नहीं बोल सकते बुक्स का। ऑलराइट, अब चलूं आगे? यस मैम। यस मैम, ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इजी। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सम कंडक्टर्स। सो अगेन दीज आर थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसमें हम कुछ नया डिस्कस नहीं करेंगे, सारी की सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सपोज आप एक अनचार्ज्ड कंडक्टर कंसिडर कर लो। सपोज यू आर कंसिडरिंग एन अनचार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है बेटा, और इसके आप पास एक प्लस क्यू चार्ज ले आए। एन अनचार्ज्ड कंडक्टर है आपके पास एंड यू हैव ब्रॉट अ प्लस क्यू चार्ज नियर इट। सो आई एम हैविंग एनी रैंडम कंडक्टर। चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बोला। थोड़ा कंडक्टर थोड़ा सुंदर बना देते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास कुछ भी इस तरीके का रैंडम कंडक्टर है, सर्कल नहीं है, रैंडम कोई भी शेप मैंने बना दी है। तो अब आपने क्या बोला मेरे को कि यहाँ पर अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर आती हूँ, ठीक है, सो लेट मी से दैट प्लस क्यू चार्ज मैं इधर लेकर आई, तो आप लोगों ने मुझे क्या बोली चीज, मैम व्हाट डिड यू टेल मी? मैम नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जहाँ पे हाँ, पॉजिटिव ये नेगेटिव हो क्या रहा है कि इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब इस कंडक्टर के वो मूव करेंगे
क्यों मूव करेंगे? क्योंकि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इट हैज क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव सम सॉर्ट ऑफ फील्ड, है ना? ये जो Yes. प्लस क्यू चार्ज है, इसने किसी तरीके का फील्ड हमारे कंडक्टर के अंदर क्रिएट कर दिया है। तो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी आप फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो ना, ऐसे जाएंगी फील्ड लाइंस, फिर कुछ इस तरीके से जाएंगी फील्ड लाइंस, फिर कुछ इस तरीके से जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी, है ना? इस तरीके से मेरी फील्ड लाइंस जाएंगी। तो यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ आ गया है एक्सटर्नल सोर्स की वजह से। सो इफ आई एम सीइंग एट दिस पॉइंट, देन आई एम गेटिंग सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दिस पार्ट ओके? यस Yes. मैम। ठीक है, ये वाली चीज हमें क्लियर है। तो बेटा अब होगा क्या? अब आप लोगों ने बोला कि मैम चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, आप लोगों ने तो बोली ये चीज। तो अब होगा क्या कि अंदर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कर दिया है, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमने बना दिया है, तो बेटा इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर वो मूव करने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या कैसे मूव करेंगे? दैट ऑल द नेगेटिव चार्जेस विल कम हियर। ठीक है, जो Yes, नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, जो मेरे पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इधर आ जाएंगे। लेट मी से दैट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ Q1, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ -Q1। इज दिस आल्सो ओके? यस मैम। ठीक है। Yes. और अब ये चार्जेस कब तक मूव करेंगे मुझे ये बताओ। टिल व्हेन विल दीस चार्जेस मूव? मैम जब तक पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। वेरी गुड, दीस चार्जेस विल मूव जब तक पोटेंशियल जीरो ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर में वो मेरा जीरो ना हो जाए। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो हो क्या रहा है कि इस कंडीशन में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होती है, तो यहाँ पर आपके हो क्या रहा है कि व्हेन एन अनचार्ज्ड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप एक्सटर्नल, यहाँ पे तो हम चार्ज लाए हैं, अगर आप कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने अनचार्ज्ड कंडक्टर को प्लेस कर रहे हो, तो चार्जेस जो हैं, चार्जेस आर इंड्यूस्ड and distributed on its surface. Charges are induced and distributed on its surface. Such that net electric field inside the body becomes zero under electrostatic condition. सब कुछ ऐसे रेस्ट वगैरह पे है, कुछ ऐसे मूवमेंट नहीं हो रही, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की आप लोग बात कर रहे हो। तो इस केस में अगर आप कंडक्टर को किसी भी एक्सटर्नल में प्लेस कर रहे हो, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर रहे हो, तो कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं दे विल मूव एंड चार्ज विल गेट इंड्यूस्ड ऑन दी सरफेस सच दैट ये जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, तो यही होगा, जो भी आपका ये मैग्नीट्यूड भी फॉर्म होएगा दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे हमने Q1 और ये लिखा है वैसे, बट जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो इक्वली हो जाएगा जो भी आपका बाहर चार्ज है उसके, तभी तो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इक्वल होके जीरो होएगा ना। ठीक है बेटा, चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, तो नाउ लेट अस इन द सेकंड पॉइंट लेट अस कंसीडर अ चार्ज्ड कंडक्टर। एक प्रॉपर्टी तो हमने देख ली, और भी ऐसी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, तो अब आपके पास सपोज एक कंडक्टर है, कुछ भी एक रैंडम कंडक्टर ड्रॉ कर देती हूँ, ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ। यार मेरे ना सर्कल ही बन रहे हैं, अब मैं स्फीयर ड्रॉ कर करके इतनी परफेक्ट हो गई हूँ, ये कुछ भी शेप हो सकती है। ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी, अभी सही है। ठीक है, सपोज मेरे पास इस तरीके का कोई चार्ज कंडक्टर है एंड इट इज चार्ज पॉजिटिवली। ठीक है, एंड इट इज चार्ज पॉजिटिवली। ठीक है बेटा, तो इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज जो है वो हमने दे दिया है इसको। तो हमें पता है, जितनी भी स्टडीज हमने अभी तक पढ़ी है, कि जितना भी चार्ज आप किसी कंडक्टर को दोगे वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सरफेस पे उसकी रिसाइड करेगा सच दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट इन द कंडक्टर, जो कंडक्टर के अंदर वाला पॉइंट है उस पे आपका कुछ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। राइट, इज दिस ओके? यस मैम। Yes, ma'am. तो इस चीज को ना आप प्रूव भी कर सकते हो। इसको कैसे प्रूव करोगे? कि हमने अभी भी पढ़ा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होता, तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर 3 गॉसियन सरफेसेस बना दोगे, सपोज एक या फिर 2 ही बना लो, सपोज इस तरीके की मैं 2 गॉसियन सरफेस बना रही हूँ, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो कि हमारे पास अगर 2 गॉसियन सरफेसेस है और मैं उस पर गॉस लॉ लगा रही हूँ, तो E डॉट ds की मेरी वैल्यू विच इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 since electric field inside a conductor is 0. Similarly, I can say for the second surface as well that E dot ds will be equal to Q2 upon epsilon naught.
and this will also be equal to 0 again since the electric field is equal to 0. This is the point which we have just seen. ठीक है बेटा, तो इसका यही मतलब है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह 0 आ रहा है तो ये Q1 और Q2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, Q1 और Yes, Q2 ma'am. की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से ये वाली जो चीज है वो हमने प्रूव कर दी है। क्या प्रूव कर दिया है हमने? अगली प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, दैट एनी नेट चार्ज given to a conductor always resides on its surface, always resides on its surface. Is this okay? Yes, ma'am. पक्का? चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो अभी हमने चार्ज कंडक्टर देख लिया। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि इसी चार्ज कंडक्टर को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तब क्या होगा? चार्ज कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ी सी बोरिंग है यार आज की क्लास, सह लो। कैपेसिटेंस वाली क्लास सारी इंटरेस्टिंग होंगी, मुझे भी पता है कि क्लास में कब थोड़ा सा ऐसे बोरियत हो जाता है, कब थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। अभी पिछला वाला शेल्स वाला जो टॉपिक था वो हमारा ज्यादा इंटरेस्टिंग था देन दिस टॉपिक। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमारे पास ये इस तरीके से कोई कंडक्टर है जो चार्ज है। ठीक है, दिस इज माई चार्ज कंडक्टर। All right, and now I have placed another charge near it. ठीक है, इसके एक और चार्ज जो है वो मैंने प्लेस कर लिया है। So now ये वाला पॉइंट अगर हम देखें, तो अंदर की साइड पे हम लोगों ने क्या देखा था इस पॉइंट पे, बिफोर वी आर ब्रिंगिंग द चार्ज, चार्ज मैं नहीं लाई हूं, तो बिफोर वी ब्रिंग द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ए पे वो 0 हो जाएगा, है ना। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है मैम अब हम चार्ज ले आए, आफ्टर वी ब्रिंग द चार्ज, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, है ना। अब तो हमको मैम अभी चार्ज भी 0 ही होना चाहिए। क्यों, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरा, अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, वो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर इसका डिस्टेंस एक्स के बराबर है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स कैप। तो 0 ही होना चाहिए ना। हाँ 0 ही होना चाहिए, तो मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा, 0 कैसे हो रहा है यहाँ पे तो ऐसे ही होना चाहिए ना। अगर ये चार्ज इस पे है पॉजिटिव, यहाँ पर मैं दूसरा चार्ज ले आई हूँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ जाएगा, इसको तो चार्ज का कुछ मतलब ही नहीं है इंड्यूस वगैरह होने का। तो मैम फिर एडजस्ट कर लेगा ना वो नेट फील्ड 0 करने के लिए। वेरी गुड, एडजस्ट कर लेगा का क्या मतलब है, दिस इज नॉट करेक्ट, ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट दिस इज नॉट करेक्ट। करेगा ना अपने आप। हाँ रीअरेंज कर लेगा, तो होगा क्या, दिस इज व्हाई इज दिस नॉट करेक्ट, बिकॉज इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन इज कि अभी भी आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है वो आपका 0 ही रहेगा। बहुत ही गंदा डायग्राम, बोलते रही ड्राइंग पे ऐसे बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी सही है, सुंदर है। जब ये ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट से मिल जाए तब हम कहते हैं कि हाँ चलो अच्छी ड्राइंग मिल गई। ठीक है, तो बेटा अब हम अगर ये पॉजिटिव चार्ज लाए हैं और हमने देखा है कि यहाँ पर भी आपके पॉजिटिव चार्जेस ही थे, तो होगा क्या कि अब आपके ये चार्जेस दे विल अगेन रीअरेंज देमसेल्व्स। अब इस बार कुछ इस तरीके से रीअरेंज कर लेंगे, यस है ना। तो एक तरीके से अब यहाँ पर कुछ एब्सेंस ऑफ चार्ज क्रिएट हो गया है, इस चार्ज की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में फील्ड आ गया ई क्यू, और यहाँ पर अब हमने कुछ एब्सेंस ऑफ चार्ज फिर से क्रिएट कर दिया क्योंकि ये फील्ड आया। सो दिस इज माई ई इंड्यूस्ड इन दिस केस एज वेल। ठीक है, सो हियर आल्सो यू कैन सी दैट हियर अगेन दिस इज हैपनिंग कि आपके जो चार्जेस हैं जो हमने सरफेस पे दे रहे थे, दे हैव रीडिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्व्स सच दैट आपका इंटरनल फील्ड जो हो वो आपका अभी भी 0 ही रहे। ठीक है, तो आप हमेशा अब ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, प्रॉपर्टीज में येलो से लिख रही हूँ वो भी आप लिख सकते हो, दैट व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, its charge distribution is modified। अब क्या हुआ, उसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ही मॉडिफाइड हो गई in such a way that net electric field inside the body is 0। अभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहेगा अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया, यही बच्चे बोल रहे थे ना कि यहाँ पर आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस सच दैट देयर इज सम इंटरनल फील्ड हियर, इंड्यूस की जगह उसको ना इंटरनल लिख देती हूँ, EI से रिप्रेजेंट कर देते हैं, EI इज फॉर ई इंटरनल। ठीक है, ये जो इंटरनल फील्ड है इट इज अगेन कैंसिलिंग आउट द फील्ड व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय डिस्चार्ज। मैम ये वाला एक बार बता दीजिए जो आपने डायग्राम बनाया ब्लू वाला। अच्छा, ये डायग्राम बनाते हो, अभी ये पिछले वाले केस पे जाओ, ये वाला डायग्राम तो समझ में आया ना? ठीक है Yes, बेटा, तो ma'am. अब हुआ क्या है कि ये जो क्यू चार्ज है इसकी वजह से देसी भाषा में समझो तो ये वाले जो चार्जेस हैं ये कुछ रिपेल हो जाएंगे, यस मैम। है ना? तो रिपेल होंगे तो ये थोड़ा सा दूर नहीं चले जाएंगे यहाँ से। तो बेटा यही चीज हमने फॉर्मली प्रूव कर दी है कि अगर ये वाली सिचुएशन हो रही है, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि इसका मतलब है कि यहाँ पर इस चार्ज की वजह से अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाना चाहिए, बट वो चीज तो होती नहीं। आप लोगों ने मुझे बोला कि नहीं मैम कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं ना, कंडक्टर के अंदर कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जब चार्ज ही नहीं है। गॉस लॉ में Yes, पढ़ा था, जब तक चार्ज नहीं आएंगे तब तक कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आओगे तुम लोग? तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से आ रहा है वो कैंसिल आउट हो रहा है। यस मैम। राइट, सो दीज चार्जेस आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देमसेल्व्स, ये थोड़ा सा ज्यादा क्लोज आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आपके पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे लैक ऑफ पॉजिटिव हो गया, तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट करने लग गया ना अंदर की साइड पे भी। तो ये जो Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है दिस इज कैंसिलिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज व्हिच यू हैव केप्ट आउटसाइड। यस मैम। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलूं आगे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हमारी ये तीसरी प्रॉपर्टी थी, अब चौथी प्रॉपर्टी पे आ जाओ, आपका फेवरेट पार्ट, कंडक्टर विद अ कैविटी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टर विद अ कैविटी। कंडक्टर विद अ कैविटी, अब इसमें भी केसेस बनेंगे, तो केस 1 में ये कंसिडर कर रही हूँ व्हेन देयर इज नो चार्ज इन द कैविटी, व्हेन देयर इज नो चार्ज, व्हेन देयर इज नो चार्ज इन द कैविटी। ये कैविटी के अंदर आपने कोई चार्ज रख नहीं रखा, तो नाउ जैसे हमने ये क्वेश्चन करे थे अजीब अजीब से, अब सपोज मेरे पास इस तरीके का कोई कंडक्टर है, ठीक है, आई एम हैविंग अ कंडक्टर लाइक दिस एंड इसके अंदर आई हैव मेड अ कैविटी, इसके अंदर आई हैव मेड अ कैविटी। ठीक है बेटा, और इसको अगर मैं चार्ज दे दूंगी तो चार्ज तो सारा अगेन सरफेस पे ही रिसाइड करेगा, है ना? Yes, चार्ज ma'am. हमेशा सरफेस पे ही रिसाइड करता है। ठीक है बच्चों, तो अगेन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रही हूँ, सपोज आई वांट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा? 0 जीरो ही तो आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बन रहा है कहीं से, है ना? तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा आपका इन द मीट ऑफ द कंडक्टर, इन मीट ऑफ द कंडक्टर, इन मीट ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि ये पॉइंट तो हमें पता ही है ना, कंडक्टर के केस में अब हमने देख लिया कि सारा का सारा जो चार्ज है वो हमारा सरफेस पे रिसाइड करता है, तो ये जो मैंने सरफेस ड्रॉ करी है इसके अंदर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे भी कोई सरफेस ड्रॉ कर दूं जो मीट ऑफ द कंडक्टर में ड्रॉ कर रहा है, मतलब जहां पे कंडक्टर का माल है उधर जो सरफेस में ड्रॉ कर रही हूँ, उनके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो ही रहेगा। तो यहाँ से आप एक और चीज कंक्लूड कर सकते हो कि इसका मतलब है कि कैविटी के अंदर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ है, यस मैम। राइट? I mean, meat of conductor का क्या मतलब है? ऐसे ये जो कंडक्टर सपोज ये मेटल का बना हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट जो इसके बीच में ये कंडक्टर का बना हुआ होगा ना पूरा, है ना? Yes, तो ma'am. मीट का मतलब हो गया जहां पे आपका कंडक्टर है, कंडक्टर की वॉल्यूम के अंदर, कंडक्टर की बॉडी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो Okay, ये ma'am. ई जो होगा वो आपका जीरो आएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ कि अब ई जीरो है तो ये मेरी फर्स्ट गॉसियन सरफेस है। अगर यहाँ पर मैं गॉसियन लॉ लगाऊं फर्स्ट सरफेस के लिए, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो विच इंप्लाइज चार्ज इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप एक और पॉइंट क्या देख सकते हो, एक और पॉइंट हम क्या देख सकते हैं, नो चार्ज इज इंड्यूस्ड, नो चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन सरफेस ऑफ कैविटी। कैन वी सी दिस? यस मैम। ठीक है, देयर इज नो चार्ज विच इज बीइंग इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी। ठीक है, तो जो भी अब यहाँ पर आपको पता है कि पोटेंशियल तो हमारा होता ही है ना, जैसे स्फीयर के केस में हमने देखा था कि वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, बट कुछ कांस्टेंट मतलब जो हॉलो सिलेंडर था उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, बट आपकी पोटेंशियल की वैल्यू आई थी।
तो अगर आपके पास कुछ ऐसा कैविटी वाला हिस्सा है तो कैविटी के अंदर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बिकम सेम एज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, पोटेंशियल इनसाइड, ये भी पॉइंट लिख लो, पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी इज सेम एज पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, इसको भी लिख लो, फिर अब हम कैविटी के अंदर भी चार्ज लगा देंगे. बस यही सारे केसेस डिस्कस करने हैं, यही होती है आपकी इसकी प्रॉपर्टीज, और तो क्या ही कुछ खास डिस्कस नहीं करना है. तभी मैं बोल रही हूँ कि ये सारी चीजें आपके लिए नई नहीं है. ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वाया क्वेश्चंस, वाया हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबकी जब सारी चीजें कर रहे थे तब हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. मैम कैविटी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगी ना? यहाँ पर जीरो होगी. अगर आप कैविटी के अंदर कोई चार्ज रख दोगे तो उस केस में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो. इस केस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा. ओके ना मैम, बेटा? आपने वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बाद क्या लिखा? मीट. मीट, ऐसे मैं वेजिटेरियन हूँ बट ठीक है, मीट इज अ गुड वर्ड, आई रेड इट समवेयर. इनसाइड द मीट ऑफ अ कंडक्टर. मीट मतलब यार जहाँ पे वो कंडक्टर का वो होता है ना, कैसे बताऊं मैं, वो सॉलिड गूदा होता है ना, ऐसे इंसान का ये स्किन है ना, तो इसको हम मीट कहते हैं ना, मीट. वैसे ही कंडक्टर में जहाँ पे होल है वो तो कैविटी हो गया. बचा हुआ जो हिस्सा है कंडक्टर का, वो वाला जो हिस्सा है जो कंडक्टर का बना हुआ है, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए ना. वहां पे तो कोई चार्ज होगा ही नहीं. ठीक है, चलूं अगले केस पे? मैम अभी नोट करना है. हाँ, नोट कर लो, फिर चलते हैं. तभी ना मैं ये येलो येलो से लिख रही हूँ ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लो. यहाँ पे मेरे को ये कलर कोडिंग करना थोड़ा बढ़िया लगता है. ठीक है, अच्छा सा हो जाता है इससे कलर कोडिंग करके, बच्चों को भी समझ में अच्छे से आता है, तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बच्चों को जितना जल्दी समझ में आएगा उतना हमारे लिए अच्छा. मैम ये सेकंड पॉइंट आपने कहाँ से कैसे कंक्लूड किया कि पोटेंशियल इनसाइड कैविटी सेम एज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर? पोटेंशियल इनसाइड जो है क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के वो भी जीरो आ रहा है, और कैविटी के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आ रहा है ना. तो जो आपका पोटेंशियल होगा कंडक्टर के अंदर, वही पोटेंशियल आपका कैविटी में भी आ जाएगा इस केस में, जस्ट इन दिस केस. ओके मैम. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर भी तो जीरो है ना, और कैविटी के अंदर भी जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम हो गया, तो पोटेंशियल की भी जो वैल्यू रहेगी इस केस में सेम रहेगी. यस मैम. चलूं आगे? हम एक बार ये रिपीट करना जो आपने समझाया सेकंड पॉइंट. अच्छा, मैंने क्या समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या देखा है कि जो ये मीट है कंडक्टर का, the electric field in the meat of the conductor is equal to zero. So here we have not placed any charge in the cavity as well. तो ये cavity कुछ खास काम ही नहीं कर रही है. यहाँ पर भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो ही है ना, तो पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट ही हो जाएगी इधर भी. तो जो कांस्टेंट वैल्यू हमारी कंडक्टर में है वही कांस्टेंट वैल्यू पोटेंशियल की इस कैविटी के अंदर हो जाएगी. ठीक है, ओके मैम. यहाँ पर चार्ज को लाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ना. इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो उतना, तो इतना ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा. कैविटी आपकी अलग तरीके से एक्ट नहीं करेगी. जो पोटेंशियल आपका बाहर होएगा कंडक्टर के लिए, वही पोटेंशियल आपका कैविटी के अंदर भी हो जाएगा. चलूं आगे बेटा? यस मैम. Yes, ma'am. Very good. Now the next case which we want to discuss is what happens if you are, अब जैसे हमने यहाँ पे बात कर ली conductor with a cavity, when there is no charge inside the cavity. So now I am saying that charge is present at the center of the cavity. Charge present at center of the cavity. ठीक है बेटा, तो अब इस केस में क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे इसका पहले मतलब समझ लो. हमारे पास इस तरीके से एक कंडक्टर है और उसके अंदर एक कैविटी है, और ये कैविटी के अंदर मैंने चार्ज रख दिया है प्लस क्यू. आई हैव केप्ट अ चार्ज विच इज प्लस क्यू. ठीक है, मैंने एक चार्ज रख दिया है प्लस क्यू. तो बेटा ये वैसे हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये वाली चीज हम पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से कंडक्टर होगा, अगर मेरे पास कंडक्टर होगा और उसकी कैविटी के अंदर हमने चार्ज रखा था, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? मैम चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये चीज हमने पढ़ी है. इसको अब प्रूफ भी कर लेंगे, ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ना प्रॉपर्टीज का, उससे 3 बार ड्रॉ करने पर थोड़ी सही लग रही है. ठीक है, अब ये मेरी कैविटी है, तो यहाँ पर मैंने बोला है कि अब हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया है. ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव क्यू चार्ज है. तो इसकी वजह से हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाना चाहिए.
है, कंडक्टर की जो अंदर वाली सरफेस है उस साइड पे कुछ ना कुछ नेगेटिव क्यू चार्ज जो है हमारा, वो हमारा इंड्यूस हो जाएगा, राइट? वी सॉ दिस एंड हमने तो यहाँ पे अगर आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो फील्ड लाइंस आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, यस मैम। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको ड्रॉ करनी है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के लिए वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम चीज चलो बाद में कर लेंगे। ओहो, ठीक है, वो वाली चीज हम बाद में कर लेंगे। अभी हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये जो इंड्यूस चार्ज है वो आ रहा है, किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास वो इंड्यूस चार्ज आ रहा है। तो हो वही रहा है कि नेगेटिव चार्ज क्योंकि आपने सेंटर में प्लेस कर दिया है, कैविटी के अंदर अब जो चार्ज है वो आपका नॉन जीरो है, तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर्स के, दे विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और वो वहां पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, सो दे विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द कैविटी, ठीक है? ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द कैविटी, और जो पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जो होल्स हैं हमारे एक तरीके से, दे विल एक्सपीरियंस अ रिपल्शन एंड दे विल बी पुश्ड आउटवर्ड्स, ठीक है? ये जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे दे विल बी पुश्ड आउटवर्ड्स, दे विल बी पुश्ड अवे फ्रॉम द चार्ज व्हिच इज एट द सेंटर, ठीक है? तो जो नेगेटिव चार्जेस होंगे दे विल रिजाइड ओवर द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जो ये हमारी इनर सरफेस है उस पे हमारे ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस केस में रिसाइड करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो आपकी सरफेस के बाहर चले जाएंगे, ठीक है? ये वाली चीज हम अभी तक पढ़ चुके हैं, यस मैम। यस मैम। ठीक है? सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस सी हाउ वी कैन प्रूव दिस। अब इसको आप प्रूव कैसे कर सकते हो ये चीज समझो। तो बेटा हमें पता है कि यहाँ पर अगर मैं एक सरफेस ले लूं, गॉसियन सरफेस, यहाँ पर अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ले लूं, तो ये जो गॉसियन सरफेस है एट गॉसियन सरफेस 1, एट गॉसियन सरफेस 1 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, यस मैम। है ना? दिस इज लाइंग इन द मीट ऑफ द कंटेनर, सो मीट ऑफ द कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिख सकती हूँ? अगेन आई कैन राइट द सेम थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds must be equals to charge inside upon epsilon naught and this will be equal to 0। तो इसका मतलब यही है कि बेटा जो चार्ज इनसाइड है वो भी 0 होगा। तो यहाँ से आप ये चीज बहुत आराम से समझ सकते हो कि इस चीज का मतलब यही है कि एक इक्वल नेगेटिव इक्वल ऑपोजिट चार्ज मेरा इंड्यूस हो जाएगा ये कैविटी के अंदर, जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए -q, तभी मेरा ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो चार्ज आएगा वो 0 आ जाएगा। इज दिस ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये वाला सबको पॉइंट समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से हमने फर्स्ट चीज तो हमारी प्रूव कर दी कि अगेन यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो आपका चार्ज है विच इज बीइंग इंड्यूस्ड दैट इज इक्वल टू -q, ठीक है? तो अब आप गॉसियन सरफेस को कैविटी के अंदर भी सोच सकते हो, ठीक है? सपोज मैं ये गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से ले लूं, आई एम टेकिंग गॉसियन सरफेस नंबर 2, तो गॉसियन सरफेस 2 के लिए क्या होगा? गॉसियन सरफेस 2 के लिए क्या होगा? अब यहाँ पर E डॉट ds की वैल्यू 0 होगी क्या? नो मैम। तो इस सिचुएशन में मेरी ये जो वैल्यू होगी ये 0 के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि इफ यू आर कीपिंग अ चार्ज इनसाइड द कैविटी, दिस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन कि कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये जो मीट है उसमें 0 होगा। मीट का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा कंडक्टर का, जहाँ पे आपका कंडक्टर का माल है वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर एल्स माइट और माइट नॉट बी 0। कैविटी के अंदर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 तब होगा जब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो। अगर आपने कोई ना कोई चार्ज वहां पे रख दिया तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो 0 के बराबर नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, इसकी भी एक प्रॉपर्टी ही समझ लो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यही है दैट इफ अ कंडक्टर has a cavity, if a conductor has a cavity and a charge is kept in the cavity, a charge is kept in the cavity, a charge is kept in the cavity, then electric field inside the cavity will not be 0, cannot be 0। ठीक है, तो यहां से हम खाली ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप फिर से देख सकते हो दैट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेडी स्टेट कंडीशन, ये जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं कि सब कुछ आपका रेस्ट पे है, कुछ आपका चल नहीं रहा। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेडी स्टेट कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेडी स्टेट
condition, electric field in the meat of the container या फिर electric field in the material of the conductor, in the material of the conductor is always zero. In the material of the conductor is always zero. Sometimes students confuse this with कि अगर हमने कैविटी डाल दी तो कैविटी के अंदर भी जीरो होगा, कैविटी के अंदर जीरो नहीं होता. जो कंडक्टर का मटेरियल है उसके अंदर हमेशा जीरो रहेगा, ये हमारा पॉइंट गिवन है. कैविटी के अंदर जीरो ना हो उसका कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ वो होगा या फिर वो नहीं होगा. ठीक है, इज दिस ओके? यस मैम. Yes, मैम ma'am. बाहर की सरफेस पे भी तो इंड्यूस होगा ना? हाँ, तो वो तो बाहर की सरफेस पे होगा ही ना. अगर बाहर की सरफेस पे क्यों हो रहा है? क्योंकि अब अगर मैं गॉसियन लॉ लगाऊं ये पूरे के पूरे सरफेस पे, ठीक है, इफ आई एम अप्लाइंग गॉसियन लॉ ऑन दिस एंटायर थिंग, तो जो मेरा चार्ज है वो तो खाली क्यू है ना, उसके बराबर आना चाहिए ना. इसका मतलब यही है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस हो है ना. वो भी चीज आप इसी एनालिसिस से प्रूव कर सकते हो. अगर मैं बाहर का कोई पॉइंट ले लूं और उस पर बना दूं तो चार्ज तो मेरा अंदर खाली प्लस क्यू है ना एक तरीके से. ठीक है, तो एक ये प्लस क्यू आ गया, एक ये माइनस क्यू आ गया. इसका मतलब यही है कि यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज आना चाहिए, तभी तो जो चार्ज इनसाइड है दैट विल बी ओनली इक्वल टू प्लस स्मॉल क्यू. राइट बेटा? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है नहीं है? मैम ये चार्ज वाले एक और बार बता दीजिए. मैंने क्या बोला कि अब अगर सपोज आई एम टेकिंग अ गॉसियन सरफेस हियर, आई एम टेकिंग अ गॉसियन सरफेस हियर, अगर मैं इसके बाहर एक गॉसियन सरफेस ले लूं, तो इफ आई एम टेकिंग अ गॉसियन सरफेस व्हिच इज आउटसाइड, तो यहाँ पर तो अंदर आइडियली जो चार्ज है वो खाली पॉजिटिव क्यू है ना बेटा, है ना. Yes, ma'am. तो इसका मतलब यही है कि अगर नेगेटिव क्यू चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है तो पॉजिटिव क्यू चार्ज इधर भी तो गया होगा. अरे खाली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं से पैदा थोड़ी होगा. इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो होल्स भी तो पीछे छोड़ रहे हैं. ये जो होल्स हैं ये आपके ऊपर चले जाएंगे और वही आपका पॉजिटिव चार्ज की तरह आ जाएगा. Yes, Yes, मैम ma'am. आ गया. है ना. इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आ थोड़ी रहे हैं, डेवलप थोड़ी हुए हैं, आपके अलग ही तो हो गए. इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स और आपके होल्स जो थे पहले वो इकट्ठे थे. अब आपने क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए, जो ये होल्स हैं वो पीछे छोड़ गए, होल्स आपके रिपेल हो जाएंगे और वो सारे आपकी सरफेस पे रिसाइड करेंगे. नेगेटिव वाले जो है वो इनर सरफेस पे आ जाएंगे, पॉजिटिव वाला जो है वो आउटर सरफेस पे चला जाएगा. Yes, मैम आ है ना गया. बेटा? आ गया समझ में? Yes, मैम. ठीक है, तो इतना सब नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलती हूँ, फिर आई विल मूव फॉरवर्ड. अरे बच्चों आ गए? Yes, ma'am. Yes, मैम. ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लिया सबने? नो मैम कर. मैम अच्छा कर रहे कर हैं. लो. हमारी पीवाईक्यू की क्लास कब होगी? पीवाईक्यू की क्लास है, मेरा मन है एक बार कैपेसिटेंस वाला टॉपिक भी खत्म होने दो, उसके बाद कर लेंगे. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जहां पे भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना कैपेसिटेंस के साथ में ही मिल रहे हैं. ठीक है, तो एक बार ये कैपेसिटर्स वाला पार्ट भी खत्म हो जाए, देन वी विल डू द पीवाईक्यू क्लास. उसमें कैपेसिटर वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, अच्छा चंक हो जाएगा क्वेश्चंस करने का. Yes, ma'am. आधे क्वेश्चन तो कैपेसिटेंस के ही मिलते हैं. कैपेसिटर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तभी मैं बोल रही हूँ कि कैपेसिटर वाला टॉपिक भी आपका जरूरी है, अच्छा टॉपिक है, उसको भी समझ लो. ठीक है, तो यही है कि कैपेसिटर एक बार खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. यूजुअली यही होता है कि आपके ना 2-3 क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से, मतलब 2-3 से भी 4 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे गए हैं. 2-3-4 क्वेश्चन अगर आते हैं तो एक क्वेश्चन तो कैपेसिटेंस का होता ही होता है हमेशा. ठीक है, एक क्वेश्चन कैपेसिटेंस का होगा, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट वो डाल देते हैं. डिफिकल्ट माने जैसे ऑसिलेशन मिक्स कर दिया या फिर कुछ और चीज मिक्स कर दी तो उससे थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. एक क्वेश्चन यूजुअली थोड़ा सीधा सीधा रहता है, ग्राफ का या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन का. इस तरीके से आपके क्वेश्चंस वो अरेंज कर देते हैं. और फिर ये भी है कि कैपेसिटर की जो एप्लीकेशंस है ना वो आगे भी है. जब हम रेजिस्टेंस वगैरह भी पढ़ लेंगे तो अब आगे जाके हम वैसे सर्किट पढ़ेंगे जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगा दिए. जब आप कॉइल के बारे में पढ़ोगे तो फिर आगे जाके हम ऐसे सर्किट पढ़ेंगे जिसमें कॉइल भी है, रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें ये आपकी अब कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पूरी यूनिट है उसमें यही सारी चीजें चलती रहेंगी. चलूं बेटा आगे? Yes, ma'am. बस 1 मिनट. हाँ हाँ कर लो, कोई नहीं, नोट डाउन कर लो. मैम टेस्ट में कहाँ तक आएगा पूरा? टेस्ट में बेटा कैपेसिटेंस नहीं आएगा आपका, जो भी आपने अभी तक सारा डिस्कस किया वो आएगा. कैपेसिटी मतलब ये भी इससे कुछ खास क्वेश्चन बनेंगे नहीं वैसे, बट मतलब जितना हमारा लास्ट क्लास तक है, जितना अभी की क्लास में भी है, कैपेसिटर के पहले का सारा टॉपिक आएगा.
ठीक है, इस बार का तो आपका टेस्ट का पेपर मैंने भी नहीं देखा है, तो मुझे भी अभी नहीं पता है किस तरीके से पेपर होएगा। अच्छा ही होगा यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग भी अपना अच्छे से मैम देना। 10 डन। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज तो हमने कर ली। अब जो एक अगला टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास ना काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेबोरेटरी में। तो अब वो लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो एनवायरनमेंट हो गया, अर्थ का भी अपना अलग मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ भी चीजें आपकी फिजिकल कंडीशन जैसे ही चेंज हुई तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो रॉन्ग मेजरमेंट करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ एरर देने लग जाते हैं। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब होता है कि बाहर की ये जो चेंजेस हो रहे हैं, बाहर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, उनसे मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो उसको प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका है? अब बेटा हम लोगों ने एक चीज क्या देखी है कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, शेल में देखा था ना हमने, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसको हम शेल के फॉर्म में रख लें, तो शेल में सारे के सारे जो चार्जेस होंगे वो सरफेस पे रिसाइड करेंगे हमारे। चाहे आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, चाहे कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, तो उसकी कैविटी में अगर मैंने कोई चार्ज नहीं रखा है, तो कैविटी में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट होएगा, यस यस राइट? मैम। सो दैट इज व्हाई आपके जो भी Yes, ma'am. इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको आप किसी कंडक्टर के बॉक्स में रख देते हो। यू कीप योर व्हाटएवर इंस्ट्रूमेंट यू आर हैविंग, यू कीप देम इनसाइड द बॉक्स ऑफ अ कंडक्टर। तो इसको करने से यही होता है कि जो चार्ज होता है कंडक्टर का, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नेट फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, और इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो आपके एक्सटर्नल फील्ड से प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस चीज का मतलब क्या है कि हमें पता है कि अगर मेरे पास एक कोई कंडक्टिंग का शेल है, ठीक है, इफ आई नो दैट दिस इज अ कंडक्टिंग शेल। मैम आपकी स्क्रीन पॉज। अच्छा, मेरी स्क्रीन पॉज है, एक सेकंड, अभी आ जाएगी बेटा, अभी तो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश ही कर रही हूँ। अभी आ गई? नो मैम। नो मैम, अभी इज इट विजिबल? नो मैम। नो नो मैम। मैम। एक सेकंड, नो मैम। मेरे में तो आ रही है। अभी आई बच्चों? नो मैम। नो मैम। बड़ा दिक्कत है, फिर को फिर से ही शेयर करते हैं। लेट मी प्रेजेंट इट अगेन। नाउ इज इट विजिबल? यस मैम। यस मैम। यस मैम, अभी विजिबल है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। राइट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पर किसी मटेरियल को रख दोगे, इसके अंदर किसी चीज को रख दोगे, तो वहां पे आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा होगा। वैसे अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, जिसमें मेरी कोई कैविटी है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी इफ देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी चीज रख दूंगी, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही रहेगा, चाहे बाहर की सिचुएशन में कुछ भी हो रहा हो। चाहे अब मैं इस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, चाहे मैं इसको कहीं पे भी ले जाऊं, बट कैविटी के अंदर जो ये शेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल यही है कि अगर लाइटनिंग हो रही है ना, तो लाइटनिंग के अंदर आप अगर किसी पेड़ के पास हो या फिर किसी खुले मैदान में हो, तो उससे अच्छा अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे हो तो बेटर है, क्योंकि गाड़ी आपकी एक तरीके से एक्ट करेगी एज अ कंडक्टिंग शेल। तो आपका जो सारा चार्ज है वो सरफेस पे रिसाइड करेगा, और अंदर आपकी जो होगी वो सेफ्टी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, अब बेटा एक और इसमें थोड़ा सा, ये तो चीज हमने समझ ली, इसका ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोटेक्ट्स, ताकि याद रहे कि क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग protects a person, electrostatic shielding protects a person from lightning strikes if he is in the car. ठीक है बेटा, अगर किसी गाड़ी के अंदर होता है कोई इंसान, तो द गाड़ी इज एक्टिंग एज अ कंडक्टिंग शेल, सो दैट इज व्हाई इफ अ पर्सन इज सिटिंग इनसाइड द कार एंड इज देयर इज लाइटनिंग आउटसाइड, सो द पर्सन विल बी बेटर प्रोटेक्टेड। द रीजन बीइंग दैट अब जो आपकी गाड़ी है वो एक शेल की तरह एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इज दिस ओके? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में एक और टॉपिक होता है कोरोना डिस्चार्ज, वो कुछ खास वैसे जरूरी नहीं है, बट ठीक है, समझ लो। कोरोना डिस्चार्ज, तो इसका मतलब अब क्या है, सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके का कंडक्टर है, ठीक है, आई एम हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ कंडक्टर,
तो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे पास A पॉइंट है, ये मेरे पास एक पॉइंट है B। तो A पॉइंट इज वेरी वेरी शार्प एंड B पॉइंट इज ऐसे नॉर्मल ब्लंट। तो A पॉइंट के केस में आपका जो रेडियस होगा एक तरीके से वो बहुत कम नहीं हो जाएगा? यस मैम, यहाँ Yes, पे ma'am. सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका सिग्मा जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, राइट? सिग्मा यू नो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, इनफैक्ट यस मैम, रेडियस का स्क्वायर। सो सिग्मा की वैल्यू इज वेरी वेरी हाई एट शार्प पॉइंट्स और एजेस। वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी स्फेरिकल सरफेसेस पे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बट हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, ठीक है? वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई। फ्रिज के जो कोने होते हैं उनमें करंट आता है। हाँ, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। सो वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई एट शार्प पॉइंट्स और एजेस, एट शार्प पॉइंट्स और एजेस। तो होता क्या है कि बेटा यहाँ पर ये जो एयर होती है ना इसके आसपास की, क्योंकि आपकी इतनी हाई वैल्यू है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे अक्यूमुलेटेड हैं, तो आपकी जो आसपास की एयर होती है वो भी आयनाइज हो जाती है, ठीक है? दैट ऑल्सो गेट्स आयनाइज्ड। एयर में भी तो आपके आयंस की बनी है ना एयर, तो वो भी आपकी आयनाइज हो जाती है। और इस सिचुएशन में कोरोना डिस्चार्ज होता है, जहां पे जो आपका चार्ज है वो आपका जंप कर रहा है कंडक्टर से एयर में, एयर से कंडक्टर, ठीक है? तो इसको हम डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर भी कहते हैं। इस तरीके की सिचुएशन इस शार्प पॉइंट के आसपास होती है, ठीक है? लंबा लंबा चीज है, ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, थोड़ा सा खाली टॉपिक समझ लो कि हाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई है, तो यहाँ पर आसपास की जो एयर है वो भी हमारी आयनाइज हो जाएगी। सो देन एक्सचेंज ऑफ चार्जेस विल स्टार्ट हैपनिंग हियर, बिकॉज ऑफ व्हिच डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर भी इसको कहा जाता है, और इसको हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। इज दिस ओके गाइस और इज इट नॉट ओके? क्लियर मैम? Yes, ma'am. क्लियर है? इसको यार और अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सारी बुक्स में अच्छी अच्छी चीजें लिखी होती है, इतना हमें लेकिन इस टॉपिक के डिटेल में जाने की नीड है नहीं। ये थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, यूजुअली जैसे मैंने देखा है कि एनसीईआरटी वगैरह टाइप्स पे भी इतने नहीं पूछे जाते, ठीक है? बट ठीक है, पता होने चाहिए कि हाँ सारी टॉपिक्स का मतलब क्या है, कहाँ से सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। चले बच्चों आगे चले, Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन बेसिक कैपेसिटेंस का ले लेते हैं, ज्यादा उसके फॉर्मुलाज वगैरह में नहीं जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत समझ लेंगे, और उसके बाद आपके जो डाउट्स हैं, जो प्रणब और अंजलि का डाउट था, एक बार वो कवर कर लेंगे, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटेंस यही है। कैपेसिटेंस होता क्या है? जैसे आप लोगों ने अपने घर में पंखे देखे हैं ना, तो पंखों के केस में क्या होता है, पंखा आपका चल रहा है तो उसको चालू करने में बड़ी मेहनत नहीं लगेगी, है ना? धीरे 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 करके आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, फिर एकदम चालू होता है, और उसके बाद एक बार ये चलने लग गया तो फिर चलने लग जाता है बढ़िया, है ना? वैसे ही सब लोगों ने ऐसे मोटर वगैरह भी देखी होंगी अपने आसपास। सो इफ यू Yes. वांट टू स्टार्ट अ मोटर देन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट वंस इट स्टार्ट्स वर्किंग देन इट कीप्स ऑन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो इन सब ऑब्जेक्ट्स में जो भी हमारे आसपास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सबके सबके अंदर लगी होती है कुछ कैपेसिटर नामक चीज। तो ये कैपेसिटर नामक चीज करती क्या है? ये कैपेसिटर नामक चीज, अब आप इस पे वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है? आपने किसी भी चीज को, अब पंखे को भी तो मैंने अपने उससे कनेक्ट कर रखा है ना, वायर्स वगैरह से अपने सिस्टम से, तो पंखा भी मेरा वोल्टेज ड्रॉ कर रहा है, और ये जैसे जैसे वोल्टेज ड्रॉ कर रहा है वैसे वैसे अपने अंदर उसकी जो वो कैपेसिटर है, कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता रहता है, ठीक है? कैपेसिटर का मतलब ही यही है कि वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता रहेगा, और एक बार उसके अंदर चार्ज स्टोर हो गया फिर वो स्टोर्ड चार्ज को यूज करता रहेगा और चार्ज स्टोर करता रहेगा। तो अब आपकी वो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो एक बार आपको टाइम लगेगा कि कैपेसिटर मेरा पूरा भर जाए, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। वंस दैट कैपेसिटी हैज बीन रीच्ड तो आपका काम बढ़िया हो गया, फिर वो चार्ज लेता रहेगा, आप लोगों को देता रहेगा। चीज का मतलब समझ में आया? यस मैम। ठीक है? Yes, तो ma'am. कैपेसिटर धीरे धीरे रुकता है ना फैन। इसीलिए वो धीरे धीरे भी रुकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे उसके अंदर आपने चलो अपनी सप्लाई तो बंद कर दी, बट कैपेसिटर के अंदर तो चार्ज है ना, आपने अपनी मैम सप्लाई लेकिन बंद वो कर तो दी। मोमेंटम की वजह से नहीं होता मोमेंटम वो? की वजह से भी होता है, और कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो भी थोड़ा बहुत चार्ज देता रहेगा, मोमेंटम भी आपका चल रहा है, तो दोनों चीजों की वजह से आपका जो पंखा है वो धीरे धीरे रुक जाएगा। मैम इसका मतलब जो मैम वो वाली ट्यूबलाइट्स या फिर जो लाइट्स होती है जो मतलब लाइट कटने के बाद भी काफी देर चलती है, मैम उनमें हाँ, यही यूज होता होगा? उनमें यही होता होगा, क्योंकि देखो वही हो रहा है ना कि वहां पे भी आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो कुछ टाइम तक वो तो चलो उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि आपकी जो ट्यूबलाइट होती है वो बहुत ज्यादा हीट भी हो जाती है, ठीक है? वो बहुत ज्यादा हीट भी हो रही है, बट हाँ ये कैपेसिटर में थोड़ा सा चार्ज उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो जब तक वो थोड़ा फिनिश नहीं होता तब तक वो मामला रहता है। आजकल तो बहुत कूल कूल चीजें आ गई है कि इंस्टेंटली यस सब कुछ मैम हो रहा वो है। दिखा मैम मैं हाँ, बताऊँ कि न्यू मतलब टेक्नोलॉजी का
हाँ, आजकल ऐसे न्यू न्यू चीजें आ गई कि एकदम से ऑन करो एकदम से ऑफ करो सब बढ़िया हो जाता है, बट ठीक है, कैपेसिटर्स क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी अपने अंदर जो चार्ज है वो भी स्टोर कर लेते हैं। तो कैपेसिटर का मतलब यही होता है, कैपेसिटर का मतलब आपका यही होता है कि दे आर डिवाइसेस, कैपेसिटर्स आर डिवाइसेस, ये आपके डिवाइस होते हैं, इनको भी बाद में समझेंगे अच्छे से। दे आर डिवाइसेस which store large amount of energy, energy स्टोर कर रहे हैं, चार्ज स्टोर कर रहे हैं, they store large amount of energy in the form of electric field, in the form of electric field, in the form of electric field। ठीक है, तो ये आपके इंस्टेंटेनियस सोर्सेस की तरह एक्ट करते हैं एनर्जी के, दे एक्ट एज इंस्टेंटेनियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये आपको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। एंड जो भी आपके अच्छे कैपेसिटर्स होते हैं उनमें आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये अगर आप लैब वगैरह में जाओगे तो आपको इसी तरीके के कैपेसिटर्स मिलेंगे भी। ठीक है, कोई भी ऐसे ये रंग बिरंगी चीजें आपको दिख रही हैं, अलग अलग वैल्यूज के आपके ये कैपेसिटर्स हैं। तो यहाँ पर आपके दो कंडक्टर होते हैं, दोनों कंडक्टर के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, हमने वो प्लेट्स देखी थी जैसे, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज कैपेसिटर ओनली। ठीक है, अगर आपकी एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, अगर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, उसके बीच में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्टोर हो जाती है। तो इस तरीके की सिचुएशन हमारी कैपेसिटर ही फॉर्म कर रही है। इसके बारे में भी हम बाद में और डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑलराइट, यार ये नहीं पता मेरे को प्रणब, मेरे साथ ऐसी चीज कभी हुई नहीं है, but मैम ठीक मेरे है, साथ quite कई बार हो interesting। चुकी है। ये तो मेरे साथ कभी नहीं हुई जेन्युइनली। हाँ, तो मतलब Yes, ये जो आपने मैम बोला काफी ये इसी का रीजन है। टाइम के लिए जब लाइट जाती है ना तब होता है ऐसे। हाँ नहीं, ये तो जो हो रहा है वो इसी का रीजन है कि कंटिन्यूअसली आपके सिस्टम के पास तो एनर्जी आ ही रही है ना। सो वेरी इंटरेस्टिंग, दिस हैज नेवर हैपेंड इन माय होम, और ऐसी चीज मैं चेक भी नहीं करना चाहूंगी, पापा मारेंगे कि बेटा एलईडी टीवी खराब कर दिया तूने। ठीक है, तो ऐसी चीज नहीं चेक कर सकते अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है। तो इतना ही पढ़ेंगे बेटा आज की क्लास में। ऑलराइट, अब आगे अगली क्लास में हम फिर कैपेसिटर से कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे को एक बार मैं बता दूंगी आप लोगों को कि हम नॉर्मल कैपेसिटर वाली क्लास करेंगे या फिर अपन रिवीजन क्लास लेंगे जो आपका टेस्ट है उसके लिए। आपकी क्या प्रेफरेंस है, रिवीजन क्लास का मन है या फिर यही क्लास कंटिन्यू करनी है? मैम रिवीजन क्लास करा देना, रिवीजन क्लास। हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर रिवीजन क्लास प्लान कर लेंगे, फिर कैपेसिटर वाला जो टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट वीक ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेडी रहना कि अच्छे से उसको अगले हफ्ते हम खत्म कर पाए। मैम बस बहुत ज्यादा बच्चे ना हो मैम, Yes, ma'am. श्योर हो। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होंगे इस बार, तो अपन लोग ही रहेंगे। रिवीजन क्लास जो आपकी होगी उसमें हम लोग ही रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, आप लोग टेंशन मत लो। तो इतना ही करते हैं आज की क्लास में। मैम आप ही लोगे ना क्लास? हाँ, मैं ही लूंगी, उसकी भी टेंशन नहीं है। ठीक है, आई विल बी देयर फॉर यू, डोंट वरी।